ई लर्निंग दुर्गेश यूट्यूब चैनल के अंतर्गत आप लोगों को आज हम बाल विकास यूपी टेट और सुपर टेट के लिए पढ़ाएंगे। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बाल विकास। ठीक, अब हम बाल विकास के बारे में जानेंगे कि बाल विकास की उत्पत्ति कैसे हुई या बाल विकास को क्यों कहा जाता है, इसके अर्थ को, इसके परिभाषा को, और बाल विकास से किस विषय का पोषण है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि देखिए बाल विकास जो है आपका, इसे हम बाल विकास कहें या बाल मनोविज्ञान कहें। या बाल मनोविज्ञान कहें, दोनों एक ही चीज़ होती है, इसमें बहुत थोड़ा सा अंतर है। चलिए आइए सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए दर्शन शास्त्र का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक, जिसे फिलॉसफी कहते हैं इंग्लिश में। दर्शन शास्त्र के विषय के अंतर्गत ही मनोविज्ञान आता है। ये मनोविज्ञान जो है आपका, ये दर्शन शास्त्र के विषय का एक भाग है या दर्शन शास्त्र विषय से ही निकला हुआ है। ठीक, इतना आप लोग जान गए। देखिए मनोविज्ञान, जिसे हम दर्शन शास्त्र को फिलॉसफी कहते हैं, और मनोविज्ञान को साइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक, अब मनोविज्ञान का ही एक पार्ट आपका बाल मनोविज्ञान है। ठीक, अब बाल मनोविज्ञान के ही अंतर्गत आप इसे बाल मनोविज्ञान कहिए या तो बाल विकास का अध्ययन हम करते हैं। ठीक, अब हम जानेंगे कि आप जानेंगे दर्शन शास्त्र विषय के अंतर्गत ही बाल मनोविज्ञान आता है, मनोविज्ञान। अब हम मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बाद हम जानेंगे कि बाल मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए सबसे पहले, अब देखिए इसमें दर्शन शास्त्र को हम हटा देते हैं, इसे अब हम आते हैं मनोविज्ञान की बात करते हैं। ठीक, मनोविज्ञान जो है, हम कह सकते हैं मनोविज्ञान की परिभाषा या मनोविज्ञान के अर्थ को हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान जो है बालक के या मनोविज्ञान में मन का अध्ययन किया जाता है। सामान्य तौर पे हम लोग कहते हैं कि मनोविज्ञान में व्यक्ति या बालक के मन का अध्ययन किया जाता है। ठीक, अब देखिए मनोविज्ञान को सबसे पहले कुछ विद्वान, कुछ दार्शनिक, शिक्षा शास्त्रियों ने अपना विचार व्यक्त किया इस पे कि मनोविज्ञान किस विषय से संबंधित है या कैसा विज्ञान है। इसके बारे में देखिए 16वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया या आत्मा का विषय माना गया। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान या विषय
माना गया है। और इसे कौन माने ये भी जान लेते हैं। देखिए, इसे जो है दार्शनिक शिक्षा शास्त्री हैं प्लेटो। प्लेटो ने मनोविज्ञान को कहा कि ये आत्मा का विज्ञान है, ये आत्मा का विषय है, इसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है। क्यों कहें प्लेटो ने ऐसा क्यों कहा कि ये आत्मा का विषय है, आत्मा का विज्ञान है? क्योंकि प्लेटो जो है एक आदर्शवादी विचारक दार्शनिक है या शिक्षा शास्त्री है। इन्होंने इनको आदर्शवाद का प्रवर्तक माना जाता है या अध्यात्मवाद का प्रवर्तक माना जाता है। इसीलिए अध्यात्मवाद जो होता है आपका, अध्यात्मवाद जो होता है आपका, अध्यात्मवाद में हम लौकिक और पौलौकिक का अध्ययन करते हैं, मतलब आत्मा और परमात्मा का अध्ययन करते हैं अध्यात्मवाद में। इसीलिए प्लेटो ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान या आत्मा का विषय माना। ठीक, ये पहला पॉइंट था। उसके बाद आपका आता है प्लेटो के ही शिष्य हैं, आप लोग जानते होंगे प्लेटो के ही शिष्य हैं अरस्तु। प्लेटो के ही शिष्य हैं अरस्तु। अरस्तु ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा। अरस्तु ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा है। ये भी 16वीं ही शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में ही अरस्तु ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान या विषय माना। अरस्तु जो थे ये भी अध्यात्मवादी थे और 16वीं शताब्दी में इन्होंने भी मनोविज्ञान को आत्मा या मन या मस्तिष्क का विज्ञान या विषय माना। ठीक, ये देखिए दो चीज़ क्लियर हुई आपकी। अब इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। अब हम आपको तीसरा पॉइंट बताएंगे इसमें। आप लोगों ने जान लिया कि 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किस प्रकार की संज्ञा दी गई है, प्लेटो ने क्या कहा है, अरस्तु ने कहा क्या है। अब हम आते हैं इसी जगह 17वीं और 18वीं शताब्दी में। सत्रहवीं और 18वीं शताब्दी की हम बात करते हैं तो 17वीं और 18वीं शताब्दी जो है आपकी, इसमें जो है मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। इसमें जो है मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान या विषय माना गया। और इसके मानने वाले कौन थे? जैसे उसमें आत्मा और मन का विज्ञान माने थे प्लेटो और अरस्तु, उसी प्रकार इसमें 17वीं और 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान या विषय जो है आपके विषय जो है विलियम जेम्स और विलियम वुंड और एक हैं आपके जेम्स ली, इन्होंने माना चेतना का विषय जो है पहले जो है विलियम वुंड, दूसरे विद्वान जो हैं आपके विलियम जेम्स, और तीसरे विद्वान जो हैं जेम्स ली करके हैं।
जेम्स हली ने, इन तीनों लोगों ने, इन तीनों विद्वानों ने मनोविज्ञान को चेतना का विषय या चेतना का विज्ञान माना। ठीक, अब आप 17वीं और 18वीं शताब्दी में हम जान रहे हैं कि मनोविज्ञान को क्या क्या नाम दिया गया है, इसका निर्माण हुआ तो किस किस तरीके से हुआ। ठीक, अब देखिए अब 16वीं शताब्दी की बात कर लिए हम, 17वीं और 18वीं शताब्दी की बात कर लिए हम, और 20वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं एक तरफ से आधुनिक समय। 20वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान या विषय माना गया। ठीक, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान या व्यवहार का विषय माना गया। ठीक, और इसके मानने वाले कौन थे? अब 20वीं शताब्दी का मतलब आधुनिक समय, समकालीन समय। इसमें जो आपके विद्वान या शिक्षा शास्त्री या दर्शन शास्त्री जो भी थे, वो थे आपके पहले जो थे स्किनर। स्किनर का आप लोग नाम सुने होंगे, जो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिए हैं, अधिगम ने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिए हैं। स्किनर ने कहा कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है। उसके बाद आते हैं आपका पावलोव। पावलोव जो भी हैं, इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन या क्लासिकल अनुबंधन या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है अधिगम में। इन्होंने भी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान या विषय माना, या हम कह सकते हैं मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। या फिर तीसरे जो हैं आपके वुडवर्थ हैं। वुडवर्थ ने मनोविज्ञान को भी व्यवहार का विज्ञान माना। उसके बाद आते हैं आपके चौथे नंबर पे आते हैं वाटसन। वाटसन ने भी कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, इसमें व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, व्यवहार का परिमार्जन किया जाता है। ठीक, इन चारों लोगों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना। ठीक, अब देखिए वाटसन को आप लोग जानते होंगे, इन्होंने व्यवहारवादी हैं, इन्होंने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया था। यही वाटसन है जो इससे संबंधित क्वेश्चन आ चुका है यूपी टेट में आपके। इन्होंने कहा था कि हमको कोई शिशु दे दीजिए, नवजात शिशु दे दीजिए, हम उसे भविष्य में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर आदि बना सकते हैं। इन्होंने ऐसा कहा था, इनका स्टेटमेंट परिभाषा है। ठीक, अब आप लोग जान गए कि मनोविज्ञान को क्या क्या नाम दिया गया है। अब हम जानते हैं, देखिए अब इन चीज़ों को एक साथ में आप लोग देख सकते हैं। देखिए चारों चीज़ें हमने अलग अलग पढ़ी, लेकिन इसको एक साथ में आप लोगों को दिखा देंगे, थोड़ा आसानी होगी। देखिए 16वीं शताब्दी की बात हम करें तो इसमें जो है आपका मनोविज्ञान को क्या माना गया था? मन का विज्ञान या विषय, और इसके मानने वाले कौन थे? प्लेटो थे। इसे हम समय की बात की जाए अगर, तो इसे हम प्राचीन
काल या समय कह सकते हैं। इसी 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया था। सॉरी ये जो है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माने थे प्लेटो ने, और प्लेटो के ही शिष्य हैं जो आपके अरस्तु। प्लेटो के ही शिष्य जो हैं अरस्तु ने इसे मन या मस्तिष्क का विज्ञान या विषय माने हैं। ठीक, अरस्तु ने चीज़ें होगी। इसे हम प्राचीन काल भी मान सकते हैं, प्राचीन समय में। अब 16वीं शताब्दी जो है आपकी वो प्राचीन समय की ही शताब्दी है। अब हम आ जाते हैं, एक तरफ से देखेंगे हम इसे मध्यकालीन शताब्दी भी कह सकते हैं। मध्यकालीन काल कह सकते हैं। ये जो है आपकी 17 और 18वीं शताब्दी है। ठीक, अब इसमें जो है मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया है। चेतना का विज्ञान या विषय। ठीक, अब इसके मानने वाले कौन थे? विलियम जेम्स, विलियम बोन्ड और जेम्स ली। ठीक, अब इसी प्रकार हम आधुनिक काल या समकालीन कह सकते हैं। आधुनिक काल या समकालीन कह सकते हैं। ये जो है आपकी 20वीं शताब्दी है। 20वीं शताब्दी है। 20वीं शताब्दी में देखिए, अब 20वीं 21वीं शताब्दी जो है आधुनिक समय चल रही है। 21वीं शताब्दी चल रही है इस समय, जो है कि वर्तमान समय की स्थिति चल रही है। तो इसमें जो है आपको बताया था कि 4 विद्वान हैं। कौन है? स्किनर, पावलोव और वुडवर्थ और वाटसन। इसमें जो है आपको मनोविज्ञान जो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया था। व्यवहार का विज्ञान या विषय। ठीक है, इसको मानने वाले विद्वान राइटर जो थे वो स्किनर थे। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? स्किनर, पावलोव, वुडवर्थ और थॉर्नडाइक और वाटसन। ये 4 विद्वान मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माने। ठीक, ये इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको एक जगह ही मिल जाएगी। इससे जो है आपका क्वेश्चन यूपी टेट 2016 में पूछा गया है कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा है, या मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है, या मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है। ये क्वेश्चन आपको यूपी टेट 2016 में पूछा गया है। ठीक, इतना आप लोग जान लीजिए। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। देखिए, अभी तो हम लोग मनोविज्ञान के बारे में जाने कि मनोविज्ञान किस विषय से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई
और इसको क्या क्या नाम दिया गया, कौन कौन राइटर थे, कौन कौन विद्वान थे, कौन क्या नाम दिए हैं, इसके बारे में जाने। अब हम जानेंगे, देखिए इसी में हम बताए थे ना कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान या विषय माना गया था विलियम जेम्स से। इसी समय मनोविज्ञान को 17वीं और 18वीं या 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को बाल मनोविज्ञान कहा गया। और इसके कहने वाले जो राइटर थे वो पेस्टोलॉजी थे। पेस्टोलॉजी ने 18वीं शताब्दी में ही मनोविज्ञान को बाल मनोविज्ञान का दर्जा दिया। ठीक, इतना आप लोग जान जाएंगे। ठीक, अब हम जानते हैं कि बाल मनोविज्ञान के लिए चाहे बाल विकास के लिए, दोनों चीज़ एक ही होती है। ठीक, आइए अब देखिए, हमने पढ़ा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया है, मन का विज्ञान कहा गया है, चेतना का विज्ञान कहा गया है और व्यवहार का विज्ञान या व्यवहार का विषय। तो वुडवर्थ जो है, वुडवर्थ ने एक परिभाषा दी है इसी मनोविज्ञान पे। उन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान जो है पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, फिर व्यवहार को स्वीकार किया। उन्होंने एक परिभाषा दी है, ये पूछा हुई परिभाषा है, लिख लीजिए। वुडवर्थ ने कहा मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, और फिर चेतना का त्याग किया। फिर बाद में व्यवहार के विषय को स्वीकार किया। ये जो है वुडवर्थ की परिभाषा है। वुडवर्थ ने कहा था पहले आत्मा का त्याग, फिर मन का त्याग, फिर चेतना का त्याग, फिर व्यवहार को मनोविज्ञान में स्वीकार किया। क्योंकि हम कहते हैं मनोविज्ञान में हम मन का अध्ययन करते हैं, लेकिन मन के साथ साथ हम बालक के व्यवहार, मन, सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। और मनोविज्ञान में मानव के व्यवहार के अध्ययन के साथ साथ पशुओं के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है आपके यूपी टेट 2011 में। ठीक, अब आप लोग जान गए। देखिए, हम आप लोगों को लग रहा है कि बार बार एक ही चीज़ बता रहे हैं। हम इसलिए बता रहे हैं कि आप लोगों को ये चीज़ें भूलें नहीं। देखिए, वुडवर्थ ने कहा था पहले आत्मा का त्याग, फिर मन का त्याग, फिर चेतना का त्याग,
व्यवहार, व्यवहार को त्यागा नहीं गया, व्यवहार को स्वीकार किया गया। व्यवहार को स्वीकार किया गया है। अब हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत, और 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी ने मनोविज्ञान को बाल मनोविज्ञान का दर्जा दिया। इसको भी आप लोग याद रखिए। देखिए, अब हम एक तरफ से अब मनोविज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं, हम मनोविज्ञान के अंतर्गत बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं। अब बाल मनोविज्ञान देखिए, वुडवर्थ ने कहा, उसी तरह वाटसन ने भी, हम बाल मनोविज्ञान या मनोविज्ञान की परिभाषा पढ़ रहे हैं। अब देखिए वाटसन ने क्या कहा। वाटसन ने कहा है कि मनोविज्ञान को व्यवहार का धनात्मक विज्ञान के व्यवहार का धनात्मक विज्ञान के रूप में जाना जाता है। ये वाटसन की परिभाषा है। ये आपकी वाटसन ने कहा मनोविज्ञान को व्यवहार का धनात्मक रूप में जाना जाता है, या व्यवहार को धनात्मक रूप में परिभाषित किया है। ठीक, अब इसी के बाद है मैकडूगल। मैकडूगल की बात करें तो मैकडूगल को आप लोग जानते होंगे। मैकडूगल जो है मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत दिए हैं। मूल प्रवृत्तियाँ कितनी होती हैं? मूल प्रवृत्तियाँ 14 होती हैं, और उसी मूल प्रवृत्तियों के द्वारा आपके संवेग बने, और संवेग भी कितने होते हैं? 14 होते हैं। ठीक, अब मैकडूगल ने मनोविज्ञान के बारे में क्या कहा है, या क्या परिभाषा या क्या विचार अपना दिया है, जान लीजिए आप लोग। देखिए, मैकडूगल ने कहा है मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। अब देखिए, वाटसन ने क्या किया है कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का धनात्मक रूप माना जाता है, लेकिन मैकडूगल ने कहा है कि मनोविज्ञान जो है आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ठीक, ये तो इनकी परिभाषा थी। ठीक, इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का परिमार्जन करता है। अब हम बात करते हैं, देखिए इसी प्रकार देखिए थार्नाडाइक का नाम आप लोग सुने होंगे। थार्नाडाइक को देखिए कुछ पॉइंट है जो आप लोग नोट कर सकते हैं। थार्नाडाइक का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इन्होंने सीखने के नियम, सीखने के सिद्धांत दिए हैं अधिगम में। इन्होंने भी बताया है बिल्ली पे प्रयोग किया है। इन्होंने भी बताया है कि विशिष्ट अनुक्रिया के साथ, विशिष्ट उद्दीपक के साथ विशिष्ट अनुक्रिया होती है। तो हम थार्नाडाइक के बारे में,
हेलो, हाँ बोला। जौनपुर है कोचिंग में, हाँ डाल दा। अरे बाबा, रुकावट के लिए खेद है, इमरजेंसी कॉल आ गया था। तो आप अब देखिए थानाडाइक को क्या माना जाता है। देखिए थानाडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। थानाडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहली बार 1903 में शिक्षा मनोविज्ञान 1903 में इन्होंने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक 1903 में इन्होंने प्रदर्शित किया, और वो भी एक सुव्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित किया। इसलिए इनको शैक्षिक मनोविज्ञान का प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें कुछ पॉइंट है, आप लोग नोट करते जाइए। उसके बाद उन्होंने जब एक पुस्तक 1903 में दी थी, तो इसी के आधार पर शिक्षा मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में प्रदर्शित कर दिया गया कि शिक्षा मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय के रूप में हो गया, उसमें बाल विकास भी आने लगा। अब हम जानते हैं कि देखिए जो है, हम अगर कह सकते हैं कि मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो बाल मनोविज्ञान का जनक जो है, जनक हम मानते हैं श्रीमती स्टैनली हाल को। ठीक, बाल मनोविज्ञान का जनक हम श्रीमती स्टैनली हाल को मानते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और देख लीजिए इसमें कि अगर हम कहें आधुनिक बाल मनोविज्ञान के जनक, आधुनिक बाल मनोविज्ञान के जनक, तो स्टैनली हाल को नहीं माना जा सकता है। ये जो थे पहले शुरू में थे आधुनिक बाल मनोविज्ञान के जनक जो थे आपके विलियम वुंड्स हैं। हम कह सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान के जनक श्रीमती स्टैनली हाल और आधुनिक बाल मनोविज्ञान के जनक जो हैं विलियम वुंड हैं, क्योंकि 20वीं शताब्दी में ही विलियम वुंड 20वीं शताब्दी के लगभग ही, मान लीजिए 18वीं शताब्दी में ही इन्होंने मनोविज्ञान का चेतना का विज्ञान कहा गया था, इसलिए इनको आधुनिक मनोविज्ञान वैज्ञानिक माना जाता है। अब देखिए हम बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में थोड़ा सा अंतर है, उसको देख लेते हैं।
ठीक। देखिए, अगर हम बाल मनोविज्ञान की बात करें या बाल विकास की बात करें तो दोनों एक ही चीज़ हैं, बस इसमें बहुत थोड़ा सा अंतर है। देखिए, बाल मनोविज्ञान जो है ये बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र जो है वो सीमित है। ठीक है, अगर हम ये बाल विकास की बात करें, बाल विकास की बात करें तो बाल विकास जो है इसका क्षेत्र, बाल विकास का क्षेत्र असीमित है। असीमित यानी विस्तृत है। क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान में सिर्फ कहा गया है कि मन का अर्थ है, लेकिन बाल विकास में हम बालक के कई पक्षों का अध्ययन करते हैं, इसलिए ऐसी चीज सीमित है। इसमें मन का ही अध्ययन किया जाता है सिर्फ। इसमें हम शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक आदि पक्षों का अध्ययन करते हैं, इसलिए ये असीमित है। उसके बाद आपका दूसरा पॉइंट जो आता है, बाल मनोविज्ञान का संबंध जो है, बाल मनोविज्ञान का संबंध सिर्फ दर्शन शास्त्र विषय से है, दर्शन शास्त्र विषय से है। लेकिन बाल विकास का संबंध जो है आपका, बाल विकास का संबंध जो है गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, होम साइंस, एजुकेशन और समाजशास्त्र आदि विषयों से मतलब गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र और समाजशास्त्र के अलावा भी विशेषतौर इसका संबंध है। लेकिन मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान का संबंध जो है सिर्फ दर्शन शास्त्र से है, क्योंकि मनोविज्ञान जो है दर्शन शास्त्र का ही पार्ट है। ठीक, लेकिन अगर बाल मनोविज्ञान का हम जब अध्ययन करते हैं तो वो कई विषयों का मिला हुआ एक क्षेत्र है। ठीक, अब इतना आप लोग अंतर जान लीजिए, ज़्यादा अंतर नहीं, 2-4 पॉइंट अंतर है। अब देखिए, अब हम बाल मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषा पढ़ेंगे। हम देखिए, बाल मनोविज्ञान का ये है, इसे चाहे बाल विकास कहिए। ठीक, क्योंकि जैसे पहले मनोविज्ञान पढ़ा जाता था, बाद में बाल मनोविज्ञान पढ़ा जाने लगा। अब हम लोग खास तौर से मुख्य रूप से बालक के विषय में अध्ययन करते हैं, इसलिए अब बाल विकास का नाम दिया जाता है ज़्यादा। ठीक है, अब देखिए इसके हम अर्थ और परिभाषा की बात करेंगे। बाल मनोविज्ञान के अर्थ और परिभाषा की। देखिए, बाल मनोविज्ञान का जो अर्थ है, विभिन्न विद्वानों ने इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया है या निम्न प्रकार से दिया है। देखिए, यह हम कह सकते हैं 3 प्रकार से। एक है शाब्दिक अर्थ, एक है सामान्य अर्थ, और तीसरा जो है आपका, हम इसे पहला कह सकते हैं, इसे दूसरा कह सकते हैं, और तीसरा जो है आपका वास्तविक अर्थ। शाब्दिक अर्थ,
सामान्य अर्थ, उसके बाद वास्तविक अर्थ। ठीक, देखिए शाब्दिक अर्थ में क्या होता है, शाब्दिक अर्थ में कहा गया है कि हम बालक के मन का अध्ययन करते हैं। शाब्दिक अर्थ में यही कहा गया है कि हम बालक के मन का अध्ययन करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं बाल विकास या मनोविज्ञान में मन का अध्ययन किया जाता है। शाब्दिक में अर्थ में कहा गया है कि हम बालक के मन का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने कहा है कि नहीं, मन माने मस्तिष्क, जिसे मन का अध्ययन या मस्तिष्क का विज्ञान कौन से राइटर कहते हैं, अरस्तु कहे थे। ठीक, तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, मन या मस्तिष्क के साथ साथ हम बालक के शारीरिक और मानसिक पक्ष का भी अध्ययन करते हैं। इसलिए इसमें जो है शाब्दिक अर्थ में बालक के मन के अध्ययन के साथ साथ बालक के हम शारीरिक एवं मानसिक पक्ष का अध्ययन करते हैं। ठीक, अब उसके बाद आपका आ जाता है सामान्य अर्थ। सामान्य अर्थ में कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि सामान्य रूप से हम बालक के विषय का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। इसमें कहा गया है, देखिए आप लोगों को साफ नहीं दिखाई दे, बालक के विषय का क्रमबद्ध बालक के विषय का क्रमबद्ध है, जो उसके विषय वस्तु से संबंधित, यानी बालक की कोई भी समस्या हुई, कोई भी चीज़ें हम पढ़ते हैं क्रम वाइज एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, अब वास्तविक अर्थ की बात की जाए अगर, तो वास्तविक अर्थ में क्या है कि वास्तविक अर्थ की बात की जाए तो वास्तविक अर्थ में कहा गया है, वास्तविक अर्थ में बताया गया है कि इसमें जो है उसे, वैसे तो हम कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान में बालक के मन का अध्ययन करते हैं, वास्तविक अर्थ में बताया गया है कि बाल मनोविज्ञान या बाल विकास के अंतर्गत हम वास्तविक रूप से मतलब शाब्दिक और सामान्य अर्थ को मिलाकर देखा जाए तो हम वास्तविक रूप से इसमें बालक के गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, किशोरावस्था तक जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम वास्तविक मनोविज्ञान या वास्तविक अर्थ मनोविज्ञान का कहते हैं, या बाल मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ कहते हैं। मतलब इसमें कहा वास्तविक रूप से हम यही कर सकते हैं, बाल विकास में हम यही चीज़ें पढ़ते हैं। देखिए शाब्दिक रूप से कहा गया है कि हम मन का अध्ययन करते हैं या चेतना का अध्ययन करते हैं, लेकिन समान अर्थ में कहा गया है कि बालक के विषय वस्तु के का हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से कहा गया है कि वास्तविक में यही चीज़ें होती हैं कि हम बालक के गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, या हम कह सकते हैं प्रौढ़ावस्था तक, जितना भी उसके विकास में परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन संयुक्त रूप से हम देखते हैं, उसी को हम बाल मनोविज्ञान कर सकते हैं। अब विकास में परिवर्तन की बात की गई है तो गर्भावस्था यानी गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था तक या प्रौढ़ावस्था तक जो भी परिवर्तन आप देखेंगे तो आपको परिवर्तन जो मिलेगा, तो क्या एक ही प्रकार का परिवर्तन मिलेगा? नहीं, आपको परिवर्तन बालक में कई प्रकार के मिलेंगे। जैसे शारीरिक परिवर्तन, हाथों का बढ़ना, बाल का बढ़ना, सिर का बढ़ना, उंगलियों का बढ़ना, ये है आपका शारीरिक परिवर्तन। हम अगर कर सकते हैं तो एक में शारीरिक परिवर्तन की बात करेंगे।
शारीरिक परिवर्तन, उसी तरह सामाजिक परिवर्तन, फिर मानसिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, ये सारी चीज़ें आपको, संज्ञानात्मक परिवर्तन, ये सब सारी चीज़ें आपको बालक के विकास के चरण में देखने को मिलेगी। इन सभी में परिवर्तन होगा बालक में। अब गर्भावस्था यानी नवजात शिशु जब है, या हम कह सकते हैं शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, उसमें जो भी परिवर्तन होते हैं, ऐसा नहीं है कि शारीरिक परिवर्तन होगा, उसमें शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ मानसिक परिवर्तन भी होगा। जैसे जैसे बालक बढ़ेगा, बाल्यावस्था में आ गया तो उसमें भाषा का परिवर्तन होने लगता है, और उसके बाद सामाजिक परिवर्तन होने लगता है, संवेगात्मक परिवर्तन होने लगता है, उसके बाद संज्ञानात्मक परिवर्तन होने लगता है, सांस्कृतिक अनेक प्रकार के परिवर्तन होने लगते हैं उसमें। उन परिवर्तनों का हम जब अध्ययन करते हैं तो उसी को हम बाल विकास या बाल मनोविज्ञान कहते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, कि बाल विकास या बाल मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये किस विषय से संबंधित है, इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, और इसमें हम क्या क्या अध्ययन करते हैं बालक के अंतर्गत, और इसका विकास के दौरान जो भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, यही हम अध्ययन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे, अब जो यही से टॉपिक नई स्टार्ट हो जाती है। देखिए, कोई भी चीज़ क्रम वाइज से पढ़ी जाती है, तो अब वास्तविक अर्थ ही सही अर्थ माना जाता है। तो अब हम कह सकते हैं, अब हम पढ़ेंगे विकास, वृद्धि और विकास, इसका अगला टॉपिक आपका जो रहेगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है? ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसके आगे हम, अगला टॉपिक हमारा होगा वृद्धि और विकास। ठीक, तो हम वृद्धि को कहते हैं ग्रोथ, और विकास को कहते हैं डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलिए, इसको हम अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसी के साथ क्लास बंद करते हैं। धन्यवाद।